प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कैसे हो सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो, फिजिक्स पढ़ने के लिए हमेशा की तरह उत्सुक हो। आइए दोस्तों, आज एक नया टॉपिक, आप कहें यूं कहें तो पहले जब फिजिक्स चलती थी उसमें ये अलग चैप्टर चला करता था जिसमें हम पढ़ते थे चालक स्थिर विद्युतिकी। आजकल एनसीईआरटी ने इसको मर्ज कर दिया है। एक हमारा जो विद्युत विभव का जो चैप्टर है उसके अंदर इसको इंक्लूड कर दिया है। तो प्यारे दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है चालक, क्या होता है चालक की, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जब उस चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो देखिए, जैसे मैंने एक ऐसा चालक लिया, इस चालक के ऊपर मैंने इधर से विद्युत क्षेत्र लगाया। सपोज इधर प्लस प्लस प्लस, इधर एक प्लेट ले ली जिसे मैंने माइनस माइनस लगा दिया। ये एक चालक पदार्थ है और चालक पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले जाने तो इसको थोड़ा सा और अलग में बना के चलूं। बोहर एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया बेटे कि इसके अंदर एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये चाहे परमाणु, सभी परमाणु की बात करता है, सभी परमाणु में यही स्थिति होती है। नाभिक होता है जिसमें धनावेश होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाने वाले वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। 11वीं क्लास में आपने अच्छी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर ये सब कुछ पढ़ के आए हो। अब यहां से धातुओं के अंदर क्या होते हैं, धातुओं के अंदर जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, बाह्य इलेक्ट्रॉन, इस बाह्य इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। बहुत कम ऊर्जा देकर उस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं उस परमाणु से। और इस बाह्य इलेक्ट्रॉन का हम नाम क्या देते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊर्जा पाकर, यानी जैसे कमरे का ताप है, कमरे के ताप पर भी वो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु से मुक्त हो जाता है। और ये परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो परमाणु कैसा बन गया, ये परमाणु कैसा बन गया, ये धनावेशित। जैसे ए एटम की बात करूं मैं, ये पूरा ए बोल दूं तो एटम कैसा हो गया, धनावेशित, और इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया। यानी दोनों पर आवेश क्या हो गया, इस पे धनावेश, इस पे ऋणावेश। यदि कुल मात्रा, कुल आवेश की बात की जाए तो अब कुल आवेश कितना है, 0। पहले कितना था, एक परमाणु के ऊपर परिणामी आवेश 0 होता है, उसका नाभिक धनावेशित होता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वो ऋणावेशित होते हैं। कुल आवेश मूल रूप से क्या होता है, परमाणु जो है मूल रूप से उदासीन होता है। जब उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो परमाणु धनायन बन जाता है, यदि उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो वो ऋणायन बन जाता है। केमिस्ट्री में भी ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये धनावेशित बन गया, ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक को छोड़ चुका है, अपने पेरेंट्स को छोड़ चुका है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो अंदर बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, एक आकर्षण बल से बंधा हुआ है, कूलाम के आकर्षण बल से बंधा हुआ है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों, बद्ध इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन दो प्रकार का होता है, एक जो नाभिक से बंधा होता है उसे बद्ध इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से मुक्त हो जाता है उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के हो गए, बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। परमाणु के अंदर यदि वो धात्विक है, धातु वाला परमाणु है, तो उस, यानी चालक है, तो चालक में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे ये धनावेशित है, अपनी तरफ किसको आकर्षित कर लेगा, माइनस माइनस को आकर्षित कर लेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन सारे इधर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बल लगा हुआ है, विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशों पर बल लगता है, इलेक्ट्रॉन पर बल किधर लगता है, विद्युत बल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, विद्युत बल, विद्युत बल का सूत्र पढ़ा हमने, F इक्वल टू QE। विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, यदि आवेश कैसा हो, धनावेश, तो E की दिशा में, E की दिशा में बल, और यदि ऋणावेश हो तो क्या होगा, E की विपरीत दिशा में। तो चलने वाला कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। हमेशा ध्यान रखना है, इनमें इलेक्ट्रॉन ही चलता है। अर्धचालक के केस में हम अलग पढ़ेंगे, वहां इलेक्ट्रॉन होल आ जाता है, पर यहाँ पर केवल और इलेक्ट्रॉन चलेगा। यानी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर से इधर से इधर से आते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, धनावेशित, यानी इधर वाला पोर्शन कैसा बन जाएगा,
प्लस बढ़ता जाएगा। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसके ऊपर एक बल लगता है, बल लगता है विद्युत क्षेत्र इधर, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये इधर खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, खींचता रहेगा। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में सारे सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, धीरे धीरे सारे सारे इलेक्ट्रॉन इधर आते जाएंगे और ये वाले जो पोर्शन है ये धनावेशित हो जाएगा, ये ऋणावेशित हो जाएगा। और यहाँ पर ये कोणा कैसा है, धनावेशित, ये कोणा कैसा है, ऋणावेशित। यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे बोलते हैं ई इन। चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम ई इन बोलते हैं। ये ई इन का मान ई के बराबर हो जाए तब तक आवेश क्या होता रहता है, स्थानांतरित तो होता रहता है। यही तो खूबी है। इसलिए ये जब तक बराबर हो जाए तब इसके अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा। आवेश नहीं रहेगा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। नेट विद्युत क्षेत्र इस चालक के अंदर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसे शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। परिरक्षण का मतलब परिरक्षित करना उसके अंदर, यानी इसको जितना भी आवेश दोगे, जितना भी बाहर से आवेश दोगे, अंदर आवेश को नहीं जाने देगा। क्या करेगा, सारे के सारे आवेश को पृष्ठ पर ले जाएगा, अंदर आवेश जीरो रखेगा हमेशा, इसलिए इसको परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। और अंदर विद्युत क्षेत्र का मान भी हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो चालक की खूबी हमने क्या क्या पढ़ी। चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा पाकर अपने परमाणु को छोड़कर चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, परंतु खास बात क्या है, वो उस धातु के अंदर रहते हैं, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, चालक पदार्थों में, चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन परमाणु से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर परमाणु से मुक्त हो जाते हैं। परमाणु धनावेशित बन जाता है, परमाणु धनावेशित हो जाता है, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर विचरण करते रहते हैं यादृच्छिक दिशाओं में। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यादृच्छिक, रैंडम दिशाओं में विचरण करते रहते हैं। ठीक है। अब आवेश जो है, आवेश चालक की आवेशित करने पर आवेश चालक की पृष्ठ पर फैल जाता है। अर्थात चालक के अंदर कुल आवेश शून्य रहने वाला है, कुल आवेश शून्य रहता है, कुल आवेश शून्य रहता है। इसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। कहते हैं। ठीक है, ये रहा सारा का सारा। यानी कोई आवेश है, उस आवेश, चालक है, चालक को आवेश देंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, इसकी पृष्ठ पर चला जाएगा।
यानी सारा का सारा आवेश इसकी पृष्ठ पर फैल जाएगा, अंदर उसके आवेश नहीं रहेगा। दूसरी बात, यहाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज की मैं चर्चा करूं तो प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ये है, यानी किसी चालक की बात करें, ऐसे शेप में कोई डिपेंड नहीं करता है, इसके ऊपर आवेश देंगे तो सारा का सारा इसके ऊपर फैल जाएगा, समान रूप से फैल जाएगा। डिपेंड करता है कि वहां वो जो सरफेस है उसमें किंक वगैरह नहीं है। यदि किंक वगैरह आ गया, यानी एक ऐसे गड्ढा आ गया, तो वहां पर आवेश दूर दूर होगा। यदि वो नुकीला भाग आ गया तो वहां आवेश की मात्रा ज्यादा हो जाती है यहाँ पर। अब जो है विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा इसके पृष्ठ के लंबवत होता है, एक चीज तो ये गौर करना। और चालक के कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमेशा दिशा क्या होती है? उसके पृष्ठ के लंबवत होती है। दूसरी बात, इसके अंदर विद्युत विभव का मान क्या होता है? नियत होता है। यानी इसको हम दूसरे रूप में ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने विभवांतर पढ़ा था, यानी यहाँ किसी पॉइंट से ए से लेके इस पॉइंट बी तक आपको आना पड़े तो यहाँ पर आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, यानी VA माइनस VB का मान क्या होता है? 0 होता है। कोई आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, कोई बल लगाने वाला ही नहीं है। बल लगाने वाला नहीं है तो आपको A से B आने में कोई समस्या ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जो विभव A का है वो विभव B का है। इसके अंदर यदि कोई पॉइंट C है तो इस C पर भी जाने पर आपको कोई विभव में अंतर आपको नहीं मिलने वाला, यानी कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। यानी हर बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, एक बात यह है, यानी विभव का मान हमेशा नियत रहता है चालक के अंदर। चालक की पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा लंबवत होता है। वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चालक के अंदर आवेश कितना होता है? नेट आवेश 0 होता है, कुल आवेश जो है 0 होता है। और चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से विचरण करते रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते रहते हैं। अब रही बात, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चालक, मेरे पास कोई पदार्थ है, चालक का एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा मान लो आप, उस लोहे के टुकड़े में यहाँ पर इसके अंदर क्या है? आयरन के एटम्स हैं। आयरन के एटम से कौन निकल चुका है? इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो वो इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से लिख दिया, इसको प्लस से लिख दिया, प्लस डॉट प्लस, इस तरह से। जितने प्लस उतने ही क्या रहेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसलिए कुल आवेश 0। अब आप देखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा लेकर चलने वाला है। आपको मालूम है कि हमारे घर पर जितने भी होम अप्लायंस चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलती हैं, चाहे मोबाइल चार्ज की बात करो, पंखे की बात करो, फ्रिज की बात करो, कूलर की बात करो, AC की बात करो, मिक्सी की बात करो, जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी जो करंट से चलती है, उसके अंदर यही कहानी होने वाली है। यानी एक धातु का तार, हमने तांबे का तार लगा रखा है, और तांबे के तार में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से है। इनको जैसे ही ऊर्जा मिलती है तो वो क्या करेंगे? यहाँ से बिना ऊर्जा के भी, यानी ऊर्जा, तापीय ऊर्जा पाकर भी ये घूमते हैं, इधर से ये इधर जाएंगे, इससे टकराएंगे, फिर इधर जाएंगे, इससे टकराएंगे, इधर जाएंगे, इससे टकराएंगे, इधर जाएंगे, इससे टकराएंगे, इधर जाएंगे, इससे टकराएंगे। इस तरह से इनकी यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन होती है, रैंडम इस तरह से चलते रहते हैं, इधर जाएंगे फिर टकराएंगे, जाएंगे टकराएंगे। यदि मैंने इसके ऊपर एक विद्युत क्षेत्र लगा दिया, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इनमें थोड़ा सा अपव्यय होता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। वहां पर इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता भी वहीं पर ज्यादा है। यहाँ पर तो हम स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं, बस आवेश को स्थानांतरित कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम कैपेसिटर बनाने जा रहे हैं दोस्तों। कैपेसिटर, संधारित्र, उस संधारित्र किस तरह से काम करता है, संधारित्र का क्या प्रिंसिपल होता है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं इसी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार एक चालक पदार्थ होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं,
और चलते हैं तो उसके सामने किस तरह की समस्या आती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के सामने कोई दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उससे टकराना पड़ता है, उसकी ऊर्जा में हानि हो जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन को आयन मिल जाए तो आयन से टकराना पड़ता है, उसकी ऊर्जा में हानि हो जाती है। तो चालक पदार्थों में इस तरह से टक्कर के कारण एक प्रतिरोध, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है, प्रतिरोधकता की उत्पत्ति होती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी हमारा जो मेन मोटिव है, अभी इस चैप्टर में हमारे पास जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है प्रावैद्युत पदार्थ। दोस्तों, प्रावैद्युत पदार्थ को समझने से पहले आपको चालकता के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। चालकता यानी इलेक्ट्रॉन को सुगमता से चलने के लिए रास्ता उपलब्ध कराने वाला जो पदार्थ होता है, वो चालकता के आधार पर उसे हम वर्गीकृत करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन एक तो आसानी से जाए तो वैसे पदार्थ कहलाते हैं चालक पदार्थ। एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी मुश्किल हो तो ऐसे पदार्थ अर्धचालक, इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं उसके अंदर आवेश वाहक। और कुचालक पदार्थ में तो चल ही नहीं पाए। जैसे आपके सामने एक दीवार खड़ी कर दी जाए, आपको कहा जाए कि रेस कीजिए, तो रेस कैसे कर पाओगे? आपके सामने एक दीवार है, बहुत ऊंची दीवार है, उसको आप लांग भी नहीं सकते। आपके सामने वो बहुत बड़ा बैरियर है, उसको क्रॉस करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ। जैसे उदाहरण हमारे पास कांच है, ग्लास, लकड़ी है, पत्थर है, प्लास्टिक है, ये सारे जो पदार्थ है ये विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। यानी विद्युत को रुद्ध करने वाले पदार्थ है। यानी आवेश ऊर्जा तो ले सकता है, पर वो ऊर्जा लेकर जाए कहाँ? उसके पास गतिज ऊर्जा तो है, पर वो जाए कहाँ? जाने के लिए उसके पास सामने बहुत ऊंची दीवार है, वो दीवार को लांग नहीं सकता। तो ऐसे पदार्थ होते हैं विद्युत रोधी पदार्थ, कुचालक पदार्थ। आइए दोस्तों, ये कुचालक पदार्थों में भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते हैं प्रावैद्युत पदार्थ। सारे नहीं होते, कुछ पदार्थ होते हैं प्रावैद्युत पदार्थ। उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या परिभाषा होती है? वे पदार्थ जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में यदि रख दिया जाए तो वे चालन करने लग जाते हैं, यानी उनमें करंट दौड़ने लगता है। पर खासियत क्या है? उनके ऊपर वोल्टेज लगाना पड़ता है, विभवांतर लगाना पड़ता है। विभवांतर लगाओगे, विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो उसमें करंट दौड़ने लगता है। जैसे हमारे सामने है, हमारे पास पानी है, वाटर है, वाटर के आप दोनों तरफ आपने क्या लगा दिया? एक प्लस और एक तरफ नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं, उसके अंदर से करंट आ रहा है। आप देख रहे हो बारिश के टाइम पर बहुत ज्यादा इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है, लोगों को करंट लग जाता है, क्योंकि वो जो पोल है, यदि उस पोल से उस वायर ने संपर्क कर लिया और वो गीला हो गया, गीले होते उससे भी क्या है? करंट बहने लगता है। उस पानी के थ्रू, पत्थर के थ्रू नहीं, उस पानी के मॉलिक्यूल के थ्रू उसमें से करंट आ जाता है और बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। शहरों में इस तरह की घटनाएं आम है, देखने को मिलती है। स्ट्रीट लाइट के जो वायर है उनमें कहीं कट लग गया तो वहां जो पानी है उस पानी में करंट आने जाता है और लोग उसके सब चपेट में आ जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो यानी वे पदार्थ वो होते तो कुचालक है, पर यदि उन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो वो चालकता दर्शाते हैं, उनमें चालन आ जाता है। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? प्रावैद्युत पदार्थ। दोस्तों, प्रावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ध्रुवीय पदार्थ, ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ, दूसरा अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ। दोस्तों, ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ को समझने से पहले आपको थोड़ा सा ये वर्ड समझना पड़ेगा। ध्रुवीय क्या होता है, अध्रुवीय क्या होता है? आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ध्रुवीय इंग्लिश में बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी नाम में क्या लिखा है? ध्रुवीय अणु, यानी वे अणु जिनमें जो धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। आइए इसको और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक अणु है H+Cl-, यानी HCl एक एसिड है, अम्ल है। ये अम्ल में H+ भी होता है और Cl- भी होता है। H+ जो एटम H है वो छोटा होता है और Cl जो है वो बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो और बड़ा हो जाएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। भाइतम कक्षा में इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये छोटा अणु, छोटा परमाणु, ये बड़ा परमाणु, दोनों मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। प्लस का जो सेंटर है वो यहां पर होगा, माइनस का सेंटर यहां पर होगा, यानी दोनों में ही, यानी धनावेश और ऋणावेश के केंद्र यदि अलग अलग हो तो ऐसे अणु क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। प्लस इधर, माइनस अधर। अब देखो बेटे, आपने पढ़ा द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव में क्या पढ़ा था हमने? दो ध्रुव होते हैं, दोनों की ध्रुवता समान होती है। यहां पर भी प्लस माइनस, दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर है। इस पर +E, इस पर -E, इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इसके पास आवेश है, दोनों के पास। इसके पर प्लस है, इस पर माइनस है। दोनों के बीच की दूरी एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि एक द्विध्रुव
द्विध्रुव है। द्विध्रुव है तो द्विध्रुव का क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। आपने पढ़ा था आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। बताइए दोस्तों, यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी होगी कि नहीं होगी, होगी। होगी तो कितनी दूरी होगी, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में होगी। तो यानी कहने का मतलब उससे उस आवेश से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो कभी नहीं आने वाला है। तो आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए, द्विध्रुव वो ध्रुवीय अणु वो होते हैं जिनका द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिनके धनावेश ऋणावेश एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, दूर दूर होते हैं, ऐसे अणु ध्रुवीय अणु कहलाते हैं जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। ठीक है, एक बात कर ले। दूसरे अणु अध्रुवीय अणु, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी वे अणु जिनमें जो धनावेश होता है ऋणावेश होता है, दोनों का केंद्र एक होता है। दोनों का केंद्र क्या होता है, एक ही होता है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये जितने भी मॉलिक्यूल है, जितने भी अणु है, इनमें जो परमाणु है दोनों समान परमाणु है, दोनों का केंद्र एक ही होता है। दोनों का केंद्र एक ही होता है। जैसे प्लस आवेश माइनस आवेश, इसका दोनों का केंद्र एक जगह, यानी दोनों आवेशों का केंद्र जो है संपाती होता है, एक ही होता है। इस कारण इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी क्या होती है, जीरो होती है। द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी जीरो होता है। कहने का मतलब वे अणु जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। आइए इसी से हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। ध्रुवीय अणु हमने कौन से पढ़े, वे अणु जिनका द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिनमें आवेश संपाती नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिनके केंद्र अलग अलग होते हैं, यानी वे पराविद्युत पदार्थ जो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ध्रुवीय अणु कौन से थे, HCl। एक अणु HCl का बहुत सारे अणु HCl के हो तो कैसा कहलाएगा, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाएगा। वो पदार्थ कहलाएगा। पदार्थ में क्या होता है, अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो आपने क्या पढ़ा, एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, परंतु बहुत सारे अणुओं से मिलकर हमने पदार्थ बनाया। तो दोस्तों यहां पर एक खास बात है, समझने की जरूरत है, यहीं पर तो है टर्निंग पॉइंट। यहां पर आपके पास बहुत सारे अणु आ गए, बहुत सारे अणुओं में एक अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है माइनस से प्लस होती है, इसकी इधर है तो इस दूसरे वाले की इधर है। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, रस्साकसी के गेम की तरह, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, बताओ क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण, कुल द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ का शून्य होगा। इसी प्रकार अध्रुवीय जो पराविद्युत पदार्थ है वो किससे मिलकर बने होते हैं, यानी वे पराविद्युत पदार्थ जो अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अध्रुवीय अणु का हमने द्विध्रुव आघूर्ण कितना देखा था, जीरो होता है। सारे मिल गए, सारे मिलके भी क्या करेंगे, कोई ज्यादा खास बात करने वाले नहीं है, सारे मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेंगे, पर उस पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, पहले से ही जीरो था, अब भी क्या होगा, जीरो होगा। इसमें पहले जीरो नहीं था, अणु का जीरो नहीं था, पर पूरे पदार्थ का क्या है, जीरो है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत आ जाते हैं। कोई ऐसे विपरीत है, कोई ऐसे विपरीत है, कोई ऐसे विपरीत है, क्योंकि इसमें जो अणु होते हैं इनके द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशाएं होती है वो रैंडम होती है, अनियमित होती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको इस तरह का देखने को मिलता है। अब जो बात आती है, हमने इसकी परिभाषा क्या जानी थी, हमने परिभाषा में ये जाना था कि वे पदार्थ जिन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या बन जाते हैं, चालकों की भांति व्यवहार करते हैं, यानी इनमें आयन दौड़ने लगता है, ऊर्जा लेकर भागने लगता है। लो भैया मैं ऊर्जा लेके आया, चलो ऊर्जा को दूसरे किनारे पर पहुंचा देते हैं, पंखा चलाना है, यानी चालक क्या करते हैं, चालक एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा को ले जाते हैं, यही तो काम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले जाते हैं। पर यहाँ पर क्या है, आयन ऊर्जा लेकर जाने वाले हैं। आयन एक किनारे से दूसरे किनारे पर ऊर्जा लेके जा रहे हैं, तभी तो लोगों की मृत्यु हो जाती है। पानी के अंदर करंट आ गया, करंट आ गया मतलब उस पानी के अंदर आयन ने वो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा लेके आए और हमारे टिश्यूज को क्या कर दिया, डेड कर दिया। नहीं तो हमारे पर करंट आकर हमारे पर कोई असर ही नहीं होना चाहिए था, पर करंट में क्या यानी ऊर्जा आती है। तो यही खेल, यानी इन पदार्थों को, ध्रुवीय पदार्थों को, अध्रुवीय पदार्थों को हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तब इसकी असली करामात हमको दिखने वाली है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।